हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन आप कैसे राइट करोगे। जबकि मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। वी कांट राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय देयर सिंपल इंस्पेक्शन। केमिकल रिएक्शंस के सिंपल इंस्पेक्शन से उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। बट अब मैं बताने जा रहा हूं कि हाउ टू राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो ये सुनो, ऐसे किसी केमिकल रिएक्शन को सिंपल इंस्पेक्शन से नहीं कर सकते हो, बट स्पेशल इंस्पेक्शन से उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हो। वो कैसे जी? अगर किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म वी कैन राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन वो कैसे? तो बोर्ड पे देखिए। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिया हूं। ये रिएक्शन है फॉर द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज रिएक्शन। वी हैव टू राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें राइट करना है। अब कैसे राइट करेंगे? किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम राइट कर सकते हैं इफ मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन इज गिवन। अब मैकेनिज्म ये है, फर्स्ट स्टेप में NO डाइमेराइज होकर N2O2 में कन्वर्ट हो रहा है। दिस स्टेप इज रिवर्सिबल स्टेप एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस स्टेप इज K1। सेकेंड स्टेप में N2O2 हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके N2N वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। एंड थर्ड स्टेप अगेन N2O से H2 रिएक्शन करके N2N वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। यह दिया हुआ है मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में आपको मैं बताया हूं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप्स में हो रहा है तो जो स्टेप सबसे स्लो होगा, स्लोएस्ट स्टेप विल बी RDS, रेट डिटरमिन स्टेप ऑफ रिएक्शन। यहां पे दिया हुआ स्लो है तो ये RDS होगा। यही RDS है इस रिएक्शन का। मैं भी बताया हूं कि इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, in the case of complex chemical reaction, rate means RDS means rate terminal step is responsible for rate law expression। क्योंकि यही स्टेप है जो आपका रेट डिटरमिन स्टेप है, जो रेट को डिसाइड कर रहा है। तो हम लोग रिएक्शन के रेट को इसी के टर्म्स में राइट करेंगे। मैं आपको बताया भी हूं कि सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन अगर कोई है तो उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन को डायरेक्टली आप लिख सकते हो। उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उसके रिएक्टेंट का, वही उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा, मींस पावर हो जाएगा। तो चलिए, इस रिएक्शन का RDS सेकेंड स्टेप है, तो सेकेंड स्टेप के टर्म्स में हम लोग इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं। सेकेंड स्टेप इज RDS ऑफ रिएक्शन। सो रेट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट इसका क्या है? K2 है, K2 लिख दिया। सेकेंड स्टेप का रिएक्टेंट्स कौन है? N2O2 and H2। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2। चूंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म का हर स्टेप सिंपल होता है, इसलिए उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन जब राइट करोगे इस RDS के टर्म्स में, तो जो रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो पावर कर देंगे। N2O2 का पावर 1, H2 का पावर भी 1 हो गया। ये हमारा बन गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इसके RDS के टर्म्स में मैंने तो रेट लॉ एक्सप्रेशन राइट कर दिया। अब राइट करने के बाद इसको देखो ऊपर कि इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का है, क्या वही रिएक्टेंट्स हमारे पेरेंट रिएक्शन का है? तो नहीं। यहां पे H2 और NO है रिएक्टेंट, जबकि यहां पे H2 और N2O2 है। इसका मीनिंग हुआ कि हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन में N2O2 नहीं रहना चाहिए, उसके जगह पे किसको आना चाहिए? NO को आना चाहिए। क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में उस केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए पहले तो मैं RDS के बेसिस पे इस रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन राइट कर दिया। लेकिन राइट करने के बाद फिर इसको देखेंगे हम कि क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारे एक्चुअल जो रियल हमारा रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे एक्चुअल रिएक्शन में NO रिएक्टेंट के तौर पे H2 के साथ, जबकि इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में H2 के साथ N2O2 है।
तो you have to convert, we have to exchange concentration of N2O2 in terms of NO. इसके लिए हम लोग देखेंगे हमारे मैकेनिज्म में कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें हम लोग N2O2 को मतलब यूज कर सकते हैं, N2O2 को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कोई रिवर्सिबल स्टेप है कि नहीं। तो है, फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। फ्रॉम स्टेप वन, फ्रॉम स्टेप वन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट N2O2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें N2O2 को एक्सचेंज करना है, मीन्स N2O2 के वैल्यू को, कंसंट्रेशन को हम लोग को NO के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 इज इक्वल टू व्हाट, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2। अब इस N2O2 कंसंट्रेशन को हम लोग जो NO के टर्म्स में निकाले हैं उसको इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग the value of in equation 1, तो R इज इक्वल टू K2, N2O2 की जगह पे लिखेंगे हम लोग K1 कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 इंटू, अब क्या है कंसंट्रेशन ऑफ H2, तो R इज इक्वल टू K2 K1 दोनों कॉन्स्टेंट्स है। ये दो कॉन्स्टेंट के बदले में कोई तीसरा कॉन्स्टेंट K लिख दो, तो K कंसंट्रेशन ऑफ NO का होल स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। दिस इज एक्चुअल रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीका से किसी केमिकल रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ, वी कैन राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन एंड देन वी कैन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ सेकंड एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक मींस किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है तो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे राइट करेंगे, उसके लिए दूसरा एग्जांपल मैं लिया हूं। द पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन 2NO + Br2NO Br इज, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यह है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज फास्ट एंड सेकंड स्टेप इज स्लो। यू नो इफ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप्स देन slowest step decides the rate of chemical reaction. That means slowest step is treated as RDS of reaction, means rate determine step of reaction. So according to rule this is RDS, रेट डिटरमिन स्टेप। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन रहता है, आरडीएस ही उस केमिकल रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है। तो आरडीएस के टर्म्स में रेट लॉ एक्सप्रेशन राइट करेंगे हम लोग। रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। आरडीएस में रिएक्टेंट कौन कौन है, NO-Br2 है, NO है। आरडीएस को हम लोग सिंपल एलिमेंट्री मानते हैं, इसलिए जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का होगा वही रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन का पावर होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ NO-Br2 का पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर 1। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ above reaction on the basis of RDS। लेकिन RDS की बेसिस पे लिखने के बाद हम लोग फिर ऊपर देखते हैं कि हमारे पेरेंट जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या क्या है। तो पेरेंट रिएक्शन का रिएक्टेंट है NO + NO&Br2 और हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन में NO तो है बट Br2 नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, NO-Br2 है। तो चूंकि पेरेंट रिएक्शन में NO-Br2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वी कांट राइट NO-Br2 इन द फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। मींस वी हैव टू रिमूव NO-Br2 फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन।
इस रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन से NOBr2 को हटाना होगा, क्योंकि NOBr2 हमारे पेरेंट रिएक्शन का रिएक्टेंट नहीं है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, RDS के अलावा जो दूसरा स्टेप से उसको देखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था जिसको हटाना था वह रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन फॉर्म किया था और उससे हम लोगों ने हटा लिया, लेकिन यहां पे फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन NOBr2 को रिमूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप को रिवर्सिबल मानना होगा। तो आप इस बात को समझ लो, ये स्टेप रिवर्सिबल हो या ना हो, अगर NOBr2 को आपको हटाना है तो इसको आपको रिवर्सिबल मानना होगा। मींस जिसको हटाना है वो जिस इक्वेशन में प्रेजेंट होगा, वो जिस स्टेप में प्रेजेंट होगा, उस स्टेप को रिवर्सिबल आप ट्रीट कर सकते हो। ये नहीं करोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो हम लोग करेंगे। We can assume first step as reversible. As reversible step. तो इसका मान लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, K नहीं मान लेते हैं, K1 मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं यहाँ पे। इसमें K1 अगर है यहाँ पे तो इसको K1 कर लेते हैं, इसको K2 कर लिया। तो K2 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NOBr2 बाई कंसेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Br2। हमें NOBr2 का वैल्यू निकालना है। तो NOBr2 इज इक्वल टू व्हाट, कंसेंट्रेशन ऑफ NOBr2 इज इक्वल टू K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Br2। putting the value of NOBr2 in equation 1, तो rate is equal to what, rate constant K1, इसके जगह पे हम लोग पूरा रख देंगे K2 कंसेंट्रेशन ऑफ NO Br2। तो रेट इज इक्वल टू K1 K2 का प्रोडक्ट आप K लिख दो, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है K, और पहले से इसमें प्रेजेंट है NO, तो NO का पावर 2 हो गया। नाउ दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब देख लो, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट NOBr2 है और इस फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन में NOBr2 आ गया। तो इस तरह से यह आपका एक्सप्रेशन हो गया। NOBr2 इज इक्वल टू K2, थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, आप लोग को नीचे हो सकता है नहीं दिखे, NO इंटू Br2। तो यह फाइनल हुआ रेट लॉ एक्सप्रेशन। मीन्स इस लास्ट टू एग्जाम्पल से मैं भी आपको बताया, इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है तो यू कैन राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। हाउ, लाइक दिस, जिस तरह से मैं किया हूं इस तरह से करके आप करोगे। अब एक और पॉइंट, अगर किसी केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म भी गिवन नहीं है और फिर भी बोल रहा है कि राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब यह हुआ कि आपसे कहा जा रहा है कि यह रिएक्शन सिंपल और एलिमेंट्री है, क्योंकि हम लोग बिना किसी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन तभी लिख सकते हैं जब वो केमिकल रिएक्शन सिंपल एलिमेंट्री हो।
तो अगर मैकेनिज्म गिवन है तो वी कैन राइट ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, बट इफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज नॉट गिवन, इन दैट केस you can treat given reaction is simple elementary और simple elementary reaction follows law of mass action। तो आप किसी केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन को उस तरह से लिख सकते हो। मींस अब तक रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में 2-3 बातें आ गई। पहली बात कि किसी भी केमिकल रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसको केमिकल रिएक्शन का सिंपल इंस्पेक्शन से राइट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है तो उसको राइट किया जा सकता है। अगर केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म भी गिवन नहीं है और फिर भी आपसे कहा जा रहा है कि राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, इट मींस यू आर कंपेल्ड टू एज्यूम गिवन रिएक्शन इज सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे ही मानोगे ये रिएक्शन सिंपल एलिमेंट्री है, उसे ही क्लियर हो गया कि यह एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा। लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो करने का मीनिंग हुआ आप रेट लॉ एक्सप्रेशन राइट कर सकते हो। तो इस तरह से रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में बात हुई। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल फॉर रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस रिएक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम टू, आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी कई दफा आ चुका है। देखो, ओजोन डिकम्पोज होकर के, ओजोन डिसोसिएट होकर के ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यह रिएक्शन है। इस रिएक्शन का आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन राइट करना है। इसके लिए मैकेनिज्म दिया हुआ है। ओजोन फर्स्ट स्टेप में O2 प्लस O नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जो फास्ट होता है, रिवर्सिबल नेचर भी रहता है। सेकेंड स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन O3 से कंबाइंड होकर 2O2 में कन्वर्ट हो गया, ये स्लो रहता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह स्टेप स्लो है। स्लो का मीनिंग हुआ RDS है यह। अब आपको इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन राइट करना है। अब तक आप सब जानते हो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग RDS के टर्म्स में लिखते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, खुद से मान लिया K1। दिस इज RDS में O3 प्रेजेंट है एंड नेसेंट ऑक्सीजन O प्रेजेंट है। यह हमारा हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हम लोग पेरेंट रिएक्शन को देखेंगे। पेरेंट रिएक्शन हैज नो नेसेंट ऑक्सीजन, इट मींस we have to remove nascent oxygen from RDS of this reaction। इस nascent oxygen को रिमूव करने के लिए हमें इक्वेशन 1 का हेल्प लेना पड़ेगा। इक्वेशन 1 एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम स्टेप फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मींस कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनटू कंसंट्रेशन नेसेंट ऑक्सीजन बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3। अब हमें O का कंसंट्रेशन निकालना है यहां से, तो कंसंट्रेशन ऑफ O इज इक्वल टू व्हाट, Kc इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब आप इसको पुट करें इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो देखो क्या होगा। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K1, O के जगह पर रखेंगे Kc इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3। K1 कांस्टेंट, Kc कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट, तीसरा कांस्टेंट इज इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ O3 का पावर 2 बाई कंसेंट्रेशन ऑफ O2। अगर आप O2 को ऊपर ले जाओगे तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3 का पावर 2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O2 का पावर -1। रेट लॉ एक्सप्रेशन मैं आपको बताया था कि किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर निगेटिव हो सकता है किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। और आप देखो O2 वही रिएक्टेंट है जिसके रिस्पेक्ट में यहां पे ऑर्डर -1 हो गया। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन में देखोगे, ओवरऑल ऑर्डर तो 2 + -1 कितना हो जाएगा जी 1। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O3 2 एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 -1। अब पॉइंट है कि निगेटिव ऑर्डर क्यों हुआ, तो निगेटिव ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिवर्सिबल प्रोसेस।
यह प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होने का मीनिंग हुआ कि यहाँ पे इस प्रोसेस में O3 के साथ साथ O2 भी रिएक्टेंट जैसा बिहेव करता है, बट O2 का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डिक्रीज होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2 बिकम्स निगेटिव। तो जब भी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो उसमें किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर नेगेटिव है, इसका मीनिंग हुआ कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो रिएक्टेंट एक्चुअल में रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाया। यह रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, इसलिए आप इसको समझो और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसी तरह से काम करना है। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। From the following reaction scheme, write the rate law for the disappearance of ABC. 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक ही वेसल में A प्लस B आपस में रिएक्ट करके CD फॉर्म कर रहा है, CD रिएक्ट करके AB फॉर्म कर रहा है, A तो रिवर्सिबल हो गया। उसके बाद स्टेप 3 में BC रिएक्ट करके ED फॉर्म कर रहा है। अब आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ABC। You know minus dA by dt is the rate of disappearance of A, minus dA by dt is the rate of disappearance of B, minus dC by dt is the rate of disappearance of C. You know. अब ये कैसे निकलेगा? तो देखो जी, अब गौर से देखिए, तुम्हारा A कहां से डिसअपियर हो रहा है? जिस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट होगा उस ऑल रिएक्शन में डिसअपियर होगा, एंड जिस रिएक्शन में वो प्रोडक्ट होगा उस ऑल रिएक्शन में अपीयर होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन से ए डिसअपियर हो रहा है और डिसअपियर का रेट क्या है? तो माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू व्हाट? आप जानते हो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या लिखते हैं? रेस्ट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे सारे रिएक्शंस को आपको सिंपल एलिमेंट्री मानना होगा, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, तो सिंपल एलिमेंट्री मानोगे। K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A एज अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट। बट इन सेकेंड इक्वेशन A इज अपीयर्ड, तो सेकेंड इक्वेशन में A अपीयर हो रहा है, मीन्स यहां पे फॉर्म हो रहा है। तो मान लो अगर फर्स्ट रिएक्शन से A पर सेकेंड 2 मोल डिसअपियर हो रहा है और सेकेंड रिएक्शन में A पर सेकेंड 1 मोल अपीयर हो रहा है, तो नेट डिसअपियर कितना हो रहा है? 2 माइनस 1 1, क्योंकि 2 मोल डिसअपियर हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन से और 1 मोल अपीयर हो रहा है सेकेंड इक्वेशन से, तो एक्चुअल में डिसअपियर कितना हो रहा है? 1 मोल। तो ये हम लोग करेंगे, ये हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस और ये बताएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितना होगा वो मैं बता रहा हूं आपको। तो यह हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एज अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड रिएक्शन में अपीयर हो रहा है, तो अपीयरेंस का रेट क्या होगा? मीन्स कोई केमिकल जिसे यहां पे है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो तब भी यही होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी हो तब भी यही होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी हो तब भी यही होगा। क्योंकि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसलिए आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट की बात करो या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की बात करो, यही रहेगा। तो सेकंड इक्वेशन से अपीयर हो रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितना हो जाएगा? तो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, इसको माइनस कर देंगे। ए का रेट ऑफ अपीयरेंस को तो होगा K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी। यह हुआ नेट डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्योंकि यह हुआ डिसअपियरेंस और यह हुआ अपीयरेंस। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज व्हाट? बी का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो बी किस किस में? बी इक्वेशन फर्स्ट में डिसअपियर हो रहा है एंड इक्वेशन थर्ड में भी डिसअपियर हो रहा है और इक्वेशन 2 में अपीयर हो रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड को हम लोग ऐड करेंगे पहले, क्योंकि मान लो फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू 2 मोल डिसअपियर हुआ, थर्ड इक्वेशन के थ्रू 1 मोल डिसअपियर हुआ,
तो टोटल डिसिपेयर कितना हो जाएगा 2 + 1 3। तो हम लोग और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग मान लो 1 वोल्ट डिसिपेयर हुआ तो 2, तो इन दोनों के जो डिसिपेयर का रेट है उसमें एपियर रेट को माइनस कर देंगे तो नेट डिसिपेयर निकल जाएगा। मीन्स नेट कितना डिसिपेयर हो रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा बी डिसिपेयर हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रहेगा। थर्ड के अकॉर्डिंग भी डिसिपेयर हो रहा है तो रेट कांस्टेंट K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी होगा। सेकंड के अकॉर्डिंग एपियर हो रहा है तो एपियरेंस को माइनस करेंगे तब निकल जाएगा नेट डिसिपेरेंस। सिमिलरली dt सी इक्वेशन 1 में एपियर हो रहा है और 2 और 3 में डिसिपेयर हो रहा है तो 2 3 को ऐड करके फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे K2 CD प्लस K3 कंसंट्रेशन ऑफ BC माइनस K1 कंसंट्रेशन ऑफ AB। ओके, दिस इज ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बी रिएक्टेंट ए में कन्वर्ट हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट Kf है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट Kb है। हमें इस रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी फाइंड आउट करना है एट टाइम टी पे। किसी टाइम टी पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए देखो एट टी इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए है, प्रोडक्ट का 0 होगा। ऐसे भी नॉर्मली जिसमें रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उसमें वेजल में ओनली रिएक्टेंट रहता है, सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी 0। एट टाइम टी रिएक्टेंट का 1 स्मॉल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बैलेंस केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग 1 मोल ए 1 मोल बी में कन्वर्ट होगा, सो 1 स्मॉल ए 1 स्मॉल बी में कन्वर्ट हुआ। तो 1 स्मॉल अगर रिएक्टेंट ए का बी में कन्वर्ट हो गया तो रिएक्टेंट ए का बचा कितना था, A-X। इसका फॉर्म कितना हुआ जी X। अब इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम के टाइम पे मानो कि ए का 1 सी मोल, XE फॉर इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 सी मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो फॉर्म कितना होगा XC। XCB का फॉर्म होगा इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम के टाइम पे जैसे ही इक्विलिब्रियम में अटेन होता है अब इनफाइनाइट टाइम के लिए वही कंसंट्रेशन रहेगा, नथिंग इज गोइंग टू चेंज because at equilibrium rate of forward and rate of backward becomes equal, so change in concentration, net change in concentration of a reactant and products will be 0, so concentration of both reactants and products become constant। वो constant रहेगा, मीन्स टाइम आगे बढ़ रहा है बट ना रिएक्टेंट बदलेगा ना प्रोडक्ट बदलेगा, क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाता है, सो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। और ये कब तक रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक आप डिस्टर्ब ना करो। सो इक्विलिब्रियम वाला जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो t टेंड्स टू इन्फिनिटी तक रहेगा। अब यहां पे मैं इक्विलिब्रियम के टाइम पे Kc इक्वल टू K बाई Kb होता है, उसको XC बाई 1 माइनस XC लिख दिया, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, लिखा। अब रिएक्शन लिखा मीन्स माइनस DA बाई DT मीन्स रेट ऑफ डिसिपेरेंस ऑफ ए इक्वल टू होगा रेट ऑफ डिसिपेरेंस ऑफ ए माइनस रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन से ए डिसएपियर हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन से ए एपियर हो रहा है। मींस अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मानो कि ए का 2 मोल डिसएपियर हो रहा है, अब बैकवर्ड से 1 मोल एपियर हो जा रहा है, तो नेट डिसएपियर कितना हो रहा है 1 मोल। इसलिए रेट ऑफ डिसएपियरेंस में से रेट ऑफ एपियरेंस को माइनस कर दिया, तो अब नेट रेट ऑफ डिसएपियरेंस हो गया ए का। अब यहां पे माइनस डी बाई डी टी इधर KF ए माइनस एक्स KB x हो गया। अब इस KB को भी मैं KF के फॉर्म में लाना चाहता हूं, इसके लिए इस इक्वेशन को यूज करूंगा। KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, KF इंटू ए माइनस XC बाई XC, यहां लिख दिया, साथ में x है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए के जगह पे लिखेंगे ए माइनस एक्स, तो माइनस डी ए माइनस एक्स डी टी, इधर सॉल्व करते हैं, एक्स डिनोमिनेटर हो गया, ये हो जाएगा के एफ
ए माइनस एक्स एक्स सी माइनस के एफ ए माइनस एक्स सी इंटू एक्स एक्सप्रेशन आया। अब यहां पे देखो जी ए माइनस एक्स है तो डी ए बाई डी टी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, ए रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन है तो कांस्टेंट है, और माइनस डी एक्स बाई डी टी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया क्या ये सारे चीज। के एफ अगर इसमें से कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, ए माइनस एक्स एक्स सी ए माइनस एक्स सी डी एक्स है तो एक्स वाला टर्म को इसके नीचे लाएंगे हम लोग, पहले एक्स सी को इस साइड फेंक दिया, इधर लिखता हूं मिटा करके, आगे यहां लिखता हूं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं के एफ ए माइनस और साथ में एक्स सी भी है, एक्स सी माइनस के एफ माइनस के एफ एक्स एक्स सी माइनस के एफ ए एक्स माइनस माइनस प्लस के एफ एक्स सी एक्स बाई एक्स सी के एफ ए एक्स सी के एफ एक्स के एफ एस एक्स एक्स सी के एफ एक्स सी एक्स, तो के एफ एक्स सी एक कैंसिल हो जाएगा, सेम है दोनों, सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, के एफ कॉमन ले लेते हैं, के एफ ए कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा एक्स सी माइनस एक्स बाई एक्स ई। अब चूंकि यहाँ पे dx है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx है तो x वाले टर्म को इधर लाना होगा, x ही तो कांस्टेंट होता है, वो तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे रिएक्टिव प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन रहता है वो तो कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल कौन है x है, तो dx बाई एक्स सी माइनस एक्स आ गया इधर, और kf a बाई एक्स सी डी टी हो गया, डी टी को छोड़कर सारे टर्म्स कांस्टेंट है, a कांस्टेंट एक्स सी कांस्टेंट kf कांस्टेंट। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx बाई एक्स सी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इधर के एफ ए बाई एक्स सी डी टी का इंटीग्रेशन, जब टी जीरो होगा तो एक्स क्या होगा जी, एक्स क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, जब टी जीरो तो एक्स जीरो, जब टी टी है तो एक्स क्या है एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन एक्स सी माइनस एक्स, बट यहाँ एक्स के पहले माइनस है तो माइनस यहां भी आ जाएगा, इसलिए माइनस में लिख दिया। इसका लिमिट पुट करो 0 टू एक्स के एफ ए बाई एक्स सी और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया। अब लिमिट पुट करते हैं यहां पे माइनस एल एन एक्स सी माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल एन एक्स सी के एफ ए बाई एक्स सी टी, तो एल एन एक्स सी बाई एक्स सी माइनस एक्स के एफ ए बाई एक्स सी टी, इस तरह से
आप अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे इसका कंसंट्रेशन क्या है, एक्सी है, एक का है एक्सी मतलब ए माइनस एक्सी है, दूसरा है एक्सी, तो आराम से हम निकाल सकते हैं यहां से एक्स से निकाल लेंगे। कई सारे एग्जाम्स में लॉग टी हाफ एंड लॉग ए के बीच में ग्राफ गिवन रहता है और उस ग्राफ से आपको ऑर्डर पता करना रहता है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप nth ऑर्डर रिएक्शन का यह फॉर्मेट याद रखो, 1/n-1 जहां पे n ऑर्डर है रिएक्शन का, 1/a-x का पावर n-1 जहां पे a-x है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, a है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका पावर भी n-1 इक्वल टू kt। इसका टी हाफ का एक्सप्रेशन मैं डिराइव किया हूं आपके प्रीवियस वीडियोस में, टी हाफ इक्वल टू द पावर n-1 बाई a का पावर n-1 k रेट कांस्टेंट इनटू n-1। अब आप इसमें लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहां पे आओ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग टी हाफ इज इक्वल टू log 2 to the power n-1 minus 1 minus n-1, क्योंकि देखो m बाई n है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस log a, फिर क्योंकि ये सब नीचे वाला जितना भी है ये सब के सब आपका माइनस इसके बाहर रहेगा माइनस, और ये नीचे वाला m प्लस m इंटू n में हो जाएगा, तो फिर log के प्लस log n-1। अब इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो log टी हाफ इज इक्वल टू log 2 to the power n-1 ए माइनस साइन करोगे तो 1 माइनस n हो जाएगा, प्लस 1 माइनस n log a प्लस log k प्लस log n-1। इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, बट इसमें जो हमारा वेरिएबल है, मीन्स हमें log टी हाफ एंड log a के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमारा वेरिएबल ये दोनों है, a और a, बाद बाकी सब कांस्टेंट है सब, तो ग्राफ हमारे इसी दोनों के बीच में ड्रॉ होगा। ग्राफ इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस तो आपका प्लस हो गया, क्योंकि 1 माइनस n को मैंने n-1 को मैंने 1 माइनस n बना दिया, बट ये दोनों तो माइनस हो जाएगा। अब ग्राफ ड्रॉ करना है log a और log टी हाफ के बीच में, तो रेस्ट सारे कॉन्स्टेंट्स है, तो कॉन्स्टेंट्स वाले को एक साथ रख लेता हूं मैं। ये ऊपर वाला है log 2 का पावर n-1 माइनस 1, और इसको माइनस कॉमन ले लिया तो log k प्लस log n-1 हो गया, तो m इंटू n का फॉर्मूला अप्लाई करके इन तीनों को एक साथ कर लिया। अब ए वाई एक्स प्लस सी से कंपेयर करो इसको, अब ग्राफ ड्रॉ करना है, गौर से देखो, इस एक्सिस पे रहेगा log टी हाफ, इस पे रहेगा log a। ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, log टी हाफ का कटिंग पता करना है तो log a 0 करना पड़ेगा, log a 0 करो तो ये आ जाएगा पार्ट, मीन्स यहां पे कट होगा, मीन्स यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट पूरा पार्ट रहेगा log 2 to the power n-1 माइनस 1 बाई k इंटू n-1। ये इंटरसेप्ट हुआ y एक्सिस पे। जब आपको log a एक्सिस का कटिंग पता करना होगा तो इसको 0 करो, इसको 0 करोगे तो निगेटिव होगा, मीन्स ग्राफ कहीं ना कहीं निगेटिव log a में कट होगा, इसलिए ग्राफ यहां से पास करेगा। ये हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप m हुआ tan थीटा, और ये tan थीटा किसके इक्वल होगा, y इक्वल m प्लस c से कंपेयर करो, y की जगह पे log टी हाफ, c की जगह पे कांस्टेंट, x की जगह पे log a, तो m की जगह पे 1 माइनस n, तो m tan थीटा इक्वल होगा 1 माइनस n। तो आप याद रखना log टी हाफ एंड log a के बीच का किसी भी ऑर्डर ग्राफ हो, उस ग्राफ का स्लोप
1 माइनस एन के इक्वल होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस फैक्ट से हम लोग देखो कितना सारा क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे हम लोग। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, लॉग टी हाफ एंड लॉग ए के बीच एक ग्राफ है, इंटरसेप्ट 1 है, मीन्स यह 1 लिखा हुआ है, मीन्स वाई एक्सिस पे लॉग टी हाफ एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है 1 है, एंगल 45 डिग्री है। अब इसके बेसिस पे आपको ऑर्डर बताना है, फाइंड ऑर्डर एंड के, ये दो चीज बताना है। तो ऑर्डर के लिए मैं बताया हूं स्लोप कितना होता है, tan थीटा होता है 1 माइनस एन के इक्वल होगा ग्राफ में। तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 कर दो, tan 45 क्या होगा, tan 40, यहाँ पे आपका m है tan 45 मीन्स 1, इसलिए स्लोप 1 हो गया। तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इंटरसेप्ट 1 है तो 1 इज इक्वल टू लॉग 2 का पावर n माइनस 1 होता है, n माइनस 1 इंटू के, तो n की जगह पे आप 0 कर दो तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। 1 इज इक्वल लॉग माइनस हाफ बाई माइनस के, मीन्स 1 इज इक्वल टू लॉग 1 बाई 2 के हो गया। अब लॉग का बेस 10 है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूं, मैं इसके लिख सकता हूं यहाँ पे 1 बाई 2k इज इक्वल टू 10 का पावर 1 मीन्स 10, तो 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 20। तो इस तरह से आपका k भी निकल गया, ऑर्डर भी निकल गया। तो कितना हो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे, अगर ग्राफ भी दिया हुआ है लॉग टी हाफ और लॉग ए के बीच में तो आराम से बना सकते हो, ये बात आपको पता होना चाहिए। इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगला मैं बताऊंगा डिफरेंट टाइप के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे।